नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, ये एडु एक्सपर्ट डिस्कशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है ना। आज हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, अब शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें मुख्य रूप से शब्दों का खेल है और शिक्षक और छात्रों है ना, शिक्षक और छात्र किस प्रकार से मिलकर शिक्षा को जो शिक्षक है जो ट्रांसफॉर्म करता है स्टूडेंट को, है ना। तो उन सारे शब्दों को देखेंगे। मुख्य रूप से ये जो है शब्दों का खेल है। यहाँ पर आप शब्दों को समझना होगा और शब्दों को अगर समझ जाते हैं तो एग्जाम में प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगा और सारे प्रश्न जो आपके हैं वो सही बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक की अभिरुचि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक की अभिरुचि। इकाई एक हमारा रहेगा शिक्षक की अभिरुचि। तो इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक का दायित्व होता है कि वो बच्चों के एक पक्ष को ना देखे बल्कि उसके सारे पक्षों को देखते। जैसे कोई शिक्षक मान के चलिए तो उसको स्टूडेंट की ज्ञानात्मक शिक्षा ना देके उनको भावात्मक, है ना, भावात्मक शिक्षा भी देना जरूरी है। भावात्मक शिक्षा, ज्ञानात्मक शिक्षा और क्रियात्मक शिक्षा, तीनों प्रकार की शिक्षा जो है, यानी कि कोई एक पक्ष को ध्यान में न देते हुए छात्रों के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर अपने पढ़ाने की जो शैली है ना, पढ़ाने की जो शैली है उसको या अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी जाकर छात्र सही तरीके से उनसे जुड़ पाएंगे और उनके द्वारा बताए गए या पढ़ाए गए चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। शिक्षक ही वो होता है जो माता पिता या परिवार के बाद, है ना, बच्चों का मुख्य रूप से बुनियादी जो शिक्षा होता है वो उनको प्रदान करते हैं। बच्चों के परिवार के बाद उनके शिक्षक ही बच्चों की बुनियादी शिक्षा। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा की नींव रखते हैं। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है माता पिता, शिक्षक, समाज, है ना, इस टाइप का कुछ दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि बच्चों के परिवार के बाद, ठीक है, सबसे पहले अगर उसमें परिवार दिया हो तो परिवार ही हमारा आंसर होगा। लेकिन परिवार अगर नहीं दिया है, अगर वहां पर समाज दिया हो या कोई और दिया हो, है ना, या शिक्षक दिया हो, तो वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि उसके केवल एक ही पक्ष को ना देखा जाए, सभी तरफ से, है ना, सभी जो भावात्मक है, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, उन सारी शिक्षाओं पर ध्यान दे। ठीक है, तो ये क्या है, एक अच्छे शिक्षक वही होता है जो बच्चे के किसी एक पक्ष को न देखकर उनके सारे पक्षों को विकास की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक अच्छा शिक्षक कौन है। वहां पर ऑप्शन दिया जा सकता है जो बच्चों के ज्ञानात्मक ज्ञान का विकास करे, भावात्मक विकास करे, ठीक है, या सर्वांगीण विकास करे। तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छा शिक्षा का गुण होता है कि वह बच्चे के सर्वांगीण विकास करे, यानी सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास करे। ठीक है, साथ ही शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, संज्ञानात्मक सारे ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, पढ़ाने की जो क्रिया है, वो उसको उस रूप में ढाले ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, टीपी मन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक तत्व अभिरुचि है। ठीक है, अभिरुचि है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रुचि होना चाहिए, यानी कि पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, या आपको उस चीज के प्रति जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक आपको उस चीज में पढ़ने में या सीखने में रुचि नहीं आएगा। तो मुख्य रूप से जो है टीपी नन, है ना, टीपी नन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। ठीक है, यहाँ तक किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति कहते हैं, यानी अभिवृत्ति यानी कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, किसी कार्य को आरंभ कर दिया, जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और नियमित बनाने की प्रक्रिया, यानी कि भविष्य में भी उसको लगातार चला रहने की प्रक्रिया को अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक यहां पर एक और है कि क्रूडर, ठीक है, क्रूडर जो है प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमको प्रश्न बन सकता है कि अभिरुचि का परीक्षण किस विधि के द्वारा या किसके द्वारा किया जाता है। तो क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली, ठीक है, क्रूडर प्रेफरेंस प्रश्नावली के द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यहां तक अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो बच्चों की अभिरुचि। ठीक है, बच्चों के प्रति जो है अभिरुचि। ठीक है, बच्चों के प्रति अभिरुचि। तो बाल केंद्रित उपागम, तो बाल केंद्रित उपागम से तात्पर्य है कि जो बाल केंद्रित है, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है
वो बालक पर केंद्रित होगा, ना कि शिक्षक पर, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए बच्चों की जो भावात्मक ज्ञानात्मक सभी प्रकार के बच्चों को समझते हुए उनके अनुरूप जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो बालक पर केंद्रित होता है। बच्चों को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपागम में से एक है बाल केंद्रित उपागम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर जो है इस अधिक्रिया में है ना, या इस क्रिया में जो है छात्र जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, मान के चलिए, ठीक है। बाल केंद्रित यानी कि बच्चे पर केंद्रित करके या बच्चे पर ध्यान करके उनको सिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक शिक्षक को अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने, यानी कि शिक्षक को अपना पढ़ाने से पहले बच्चों के जो प्रारंभिक ज्ञान है, ठीक है, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की समीक्षा करने एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करना चाहिए। यानी डायरेक्ट उनको पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उनके जो प्रीवियस ज्ञान है, ठीक है, उनको पहले जान लेना चाहिए कि उनको कितना पता है, क्या चीज जानते हैं, क्या सोचते हैं, पहले उनका आकलन करना चाहिए। आकलन करने के पश्चात है ना उसकी रुचि के अनुसार उनको जो है शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने के रूप में प्रलक्षित हो, ना कि उपदेशक के रूप में, ठीक है। यानी कि जो है प्रलक्षित होना चाहिए, यानी कि बोला है कि पढ़ाने की क्रिया में, ठीक है, उनको उपदेश नहीं देना है, उनको एक सही मार्गदर्शन देना है, उनको उपदेश नहीं देना है, उनको सही दिशा में जाकर शिक्षा देना है, ये आपका शिक्षक का काम होगा। विद्यार्थी अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखें जिसमें जो क्रिया करके जो सीखता है वो सबसे बेस्ट होता है। पढ़कर सीखने, लिखकर सीखने या अन्य किसी माध्यम से सीखने से अच्छा है कि करके या क्रिया करके सीखना सबसे आसान होता है और सबसे अच्छा माना जाता है उसको, है ना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, तर्क खोजने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जो छात्र होते हैं उनको प्रश्न पूछे पढ़ाने के बाद, है ना, उनको अगर उस टॉपिक से कुछ भी अगर डाउट है तो प्रश्न पूछने, तर्क करने या कुछ नया खोजने का जो इच्छा होता है वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं अवसर, है ना। जो अधिगम का वातावरण है ना, अधिगम का जो वातावरण है वो स्वतंत्रता पूर्ण होता है। यानी कि आप अगर सीख रहे हैं तो सीखने के समय अगर आप फ्री रहेंगे तो जाके आप नई चीजों को खोज पाएंगे, तर्क लगा पाएंगे, साथ ही उस चीज के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन अगर आपको अधिगम का वातावरण जो है वो अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें आपको बहुत सारे जो शिक्षण सामग्री है ना, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या बुक के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, तो आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें करके सीखने पर बल दिया गया, ठीक है। इस उपागम में यानी किसी कार्य को आप पढ़कर या जाने क्रिया को करके सीखते हैं तो करके सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। तो आपका एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि छात्रों को कौन सी क्रिया जो है वो उसके माध्यम से सटीक शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो वहां पर लिख कर, पढ़कर, सुनकर, याद करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर करके सीखने पर जो है वो बल दिया जाता है, ठीक है। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि एक अनुसंधान विधि है, ठीक है। तो यहां से हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण की बाल केंद्रित विधि, ठीक है, वैज्ञानिक तरीका है, आपका प्रायोगिक तरीका है, या अनुसंधान तरीका है, या अनुसंधान विधि है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो विधि है वो अनुसंधान विधि है, ठीक है। यहां से देखेंगे कि ये अनुसंधान विधि है। संकोची विद्यार्थियों को कुछ कहने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और उन बच्चों में छिपे हुए जो ऊर्जा है या उनकी जो स्किल है ना, उनको उजागर किया जा सके। तो जो बच्चे संकोच करते हैं बोलने में या कुछ पूछने में, तो ऐसे छात्रों को क्या मौका देना चाहिए जिससे उसके अंदर का जो स्किल है ना, छिपे हुए जो स्किल है वो उनको उजागर किया जा सके, ठीक है। जो शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक जो है अपने आप का एक आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार एक हमेशा आदर्शवादी, यानी कि वो एक केवल शिक्षक ना होकर बच्चों के लिए आदर्श बन के अगर वो पढ़ाएं तो और छात्र आसानी से उनसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक शिक्षक को व्यवहारिक जीवन के अलावा नैतिक मूल्यों के विकास में, ठीक है, तो नैतिक जो मूल्य हो गए, जैसे कि कोई नैतिक मूल्य है ना, जैसे कि बड़े हैं तो बड़े का आदर करना चाहिए, उनसे प्रणाम करना चाहिए या उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो आपका नैतिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो एक शिक्षक को क्या व्यवहारिक है ना, व्यवहारिक जीवन के अलावा, ठीक है, नैतिक मूल्यों के विकास में जो है सहयोग करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए।
बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम परामर्शदाता है। एक अच्छा परामर्शदाता होने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित गुण होने, जैसे शिक्षक अच्छा श्रोता हो, ठीक है, अच्छा श्रोता मतलब कि सुनने वाला हो, ठीक है, बारीकियों के निरीक्षण करता हो, ठीक है, निरीक्षण करने वाला होना चाहिए, संवेदनशील हो, ठीक है, और सहानुभूतिपूर्ण हो, ठीक है। तो एक अच्छा शिक्षक होता है जो श्रोता होना चाहिए और निरीक्षण करने वाला होना चाहिए, साथ ही संवेदनशील हो और सहानुभूति हो, ठीक है। परिचय कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ठीक है। बच्चों के विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपके जन्म से लेकर मरने तक है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है शिक्षा वो निरंतर चलती रहती है। शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतर प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो शिक्षण अभिरुचि है, तो अभिरुचि से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा को आपको केवल एक बार रीड करना है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल इसको आप एक बार रीड कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो वहां से बन जाए, है ना। ड्रेवर के अनुसार, ठीक है, ड्रेवर के अनुसार अभिरुचि अपने क्रियाकलाप रूप में एक मानसिक संस्कार है, ठीक है, मानसिक संस्कार है। ड्रेवर है ना, तो ड्रेवर जो कहना है कि एक मानसिक संस्कार है। मैकडूगल क्या बोलते हैं, अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है जो अवधान और रुचि का क्रियात्मक रूप है, ठीक है, क्रियात्मक रूप है। मैकडूगल जो है वो है कि क्रियात्मक रूप है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, ठीक है, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। क्रो क्रो जैसे कौवा है तो क्रो क्रो से आप कौवा याद रख लेंगे। कौवा जब चिल्लाता है तो वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है, ऐसा आप मान लीजिएगा, ठीक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार है अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से क्रो क्रो को कौवा से याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है शैक्षिक अभिरुचि, ठीक है। शैक्षिक अभिरुचि यानी कि इस शब्द से तात्पर्य है कि किसी विशेष विषय में बालक की रुचि, ठीक है, किसी विशेष विषय में, कहा किसी विशेष विषय में। तो शैक्षिक अभिरुचि से तात्पर्य है कि किसी एक ऐसे विषय में छात्र की जो रुचि है उससे आपका यहाँ है। जैसे मान के चलिए कोई कक्षा 10वीं का छात्र है, मान के चलिए अगर उसको गणित में इंटरेस्ट है, मान के केवल गणित ही उनको अच्छा लग रहा है, तो उनको क्या चाहिए कि गणित है जो उसका शैक्षिक अभिरुचि हो जाएगा। बाकी विषय केवल उसके लिए पढ़ना होगा, लेकिन उसकी शैक्षिक जो अभिरुचि है वो गणित हो जाएगा। इस शब्द से तात्पर्य है कि किसी विशेष विषय में बालक की रुचि शैक्षिक निष्पत्ति में श्रेष्ठता, प्रवीणता और सफलता हेतु शैक्षिक क्षेत्र का चयन, ठीक है। जैसे मैथ्स में आ गए हैं, बाकी सब तो नॉर्मल पढ़े, लेकिन अगर वो मैथ्स को अगर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ता है तो वो मैथ्स के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो आगे जा सकता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के साथ जिस विषय में बालक की रुचि विद्यमान रहती है उसमें बालक को अधिक सफलता मिल सकती है, ठीक है। यानी कि आपको बायोलॉजी में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी लेके आगे डॉक्टरी की लाइन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको मैथ्स है तो आप इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जा सकते हो, शिक्षक लाइन की तरफ जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको आर्ट या राजनीति में अगर इंटरेस्ट है तो आप वहां से उस विषय का सेलेक्ट करके आप राजनीति की तरफ आगे जा सकते हैं, ठीक है। व्यावसायिक अभिरुचि, व्यावसायिक अभिरुचि से तात्पर्य क्या है, जो स्किल वाली चीजें हैं। जैसे मान के चलिए कोई काम है स्किल वाला, जो अभिरुचियों की व्यवसाय, उत्पादक कार्य अथवा धनार्जन के स्रोत संबंधित होती है उसे व्यावसायिक अभिरुचि कहते हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसको चलाने के लिए अभिरुचि पर निर्भर कर। मान के चलिए अगर आपने कोई रोजगार खोल लिया, ठीक है, व्यावसायिक वाला, लेकिन आपको उस चीज के प्रति काम इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका रुचि नहीं कहलाएगा, वो केवल आपका काम कहलाएगा। लेकिन अगर आपको उस चीज के प्रति है ना, या उस कार्य के प्रति आप अगर इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें अभिरुचि रखते हैं तो आप उसको अच्छे से कार्य करके उसको एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यूनेस्को प्रकाशन में दी गई व्याख्या के अनुसार शिक्षा के व्यावसायिक आवश्यकता व्यवसाय के प्रति न्याय है, ठीक है, व्यवसाय के प्रति न्याय है। ये आपका प्री बीएड में आया हुआ है 2022 में, ठीक है। अभिरुचियों का निर्माण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति एवं पोषण दोनों ही महत्वपूर्ण निभाते हैं। प्रकृति एवं पोषण जो है दोनों ही महत्वपूर्ण निभाता है। किसमें? अभिरुचियों का निर्माण, ठीक है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें प्रकृति एवं पोषण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अच्छा ये 4 लाइन ही बचा है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 4 ही लाइन बचा है।
यहाँ पर आप देखेंगे अभिरुचि व बुद्धिमत्ता, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। अभिरुचि क्या होता है और बुद्धिमत्ता क्या होता है, इन दोनों चीजों को देखेंगे, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सामान्य बुद्धिमत्ता के अंतर्गत हम व्यक्तियों की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को नापते हैं, जबकि अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है, ठीक है। जो बुद्धिमत्ता होता है वो बौद्धिक स्तर से नापते हैं, बौद्धिक क्षमताओं से नापते हैं, या जो बुद्धि की जो क्षमता होती है उससे हम बुद्धिमत्ता को नापते हैं। और अभिरुचि, तो अभिरुचि से तात्पर्य एक ऐसे विषय से है जिसमें आपका रुचि हो, ठीक है, तो ये आपका अभिरुचि के अंतर्गत आएगा। यह संभव है कि सामान्य बुद्धि का ऊंचा स्तर, ठीक है, सामान्य बुद्धि का ऊंचा स्तर होने के बाद भी किसी क्षेत्र विशेष के अभिरुचि परीक्षा में कोई व्यक्ति निष्पादन न कर सके। यानी कि आपका अगर बुद्धि स्तर अगर अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका उसमें अभिरुचि हो, ठीक है। बुद्धि स्तर आपका अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष चीज के लिए जो है वो आपका अभिरुचि ज्यादा हो, ठीक है, या अच्छा से निष्पादन कर सके। अभिरुचि व योग्यता में सकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। अभिरुचि व योग्यता, ठीक है, रुचि होना और उसके लिए योग्य होना, ये दोनों में जो है वो सकारात्मक संबंध है। अलग अलग छात्रों में किसी प्रकार के कार्य करने के लिए समान योग्यता हो सकती है। जैसे कि अगर मान के चलिए देखिए अलग अलग छात्रों में, ठीक है, अलग अलग छात्र हैं तो अगर कार्य करने की क्षमता है ना बिल्कुल उन लोगों में समान हो सकती है, परंतु अभिरुचियों में अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है। यानी कि कार्य को करने के लिए अगर मान लीजिए कोई कार्य कराना है तो वो 1 घंटे में दोनों कर लेंगे, लेकिन रुचि किसका है ये मैटर करता है कि जो है वो स्पष्ट होता है कि ये इनको रुचि है तो ये अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इनको रुचि नहीं है केवल कार्य समझ के कर रहे हैं, तो ये क्या है दोनों जो है वो अलग अलग होता है। और ये जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है या कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी भी रुचि हो, ठीक है। या आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि छात्र किसमें अधिक ध्यान से कार्य करते हैं, तो जिसमें उसकी रुचि होती है ना, अभिरुचि होती है, उसको वो अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर करता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, क्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है, दूसरे में भिन्न होती है। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि अलग होगा, अभी क्षमताएं भिन्न होगी, योग्यताएं जो है वो भिन्न भिन्न होगी। ये भी आपका प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है या सीखना है। जैसे अगर आप मान के चलिए कोई शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनको अपना कर अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, और परिवर्तन ला रहे हैं तो उसी को ही अधिगम या सीखना कहा जाता है, ठीक है। एक इतिहास शिक्षा के लिए प्राचीन भारतीय वस्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा किया करना तथा अपने पूर्व अनुभव के संबंधित विषयों को जोड़ना, ठीक है, ये आप हो जाएगा, उसको देख लेंगे। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करना आवश्यक नहीं होता है। जैसे अगर मान के चलिए आपको पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण अगर आपको पढ़ाना है तो पर्यावरण पढ़ाने के लिए आपको बुनियादी या वैज्ञानिक चीजों आपको वहां से जाके दिखा क्या है ना, उनको करके दिखा सकते हैं, या उनको फेस टू फेस अगर दिखाएंगे तो वो जो है वो याद करना आसान हो जाएगा या उनको समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। तो व्यक्ति का अगर ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक अगर विकास होगा तो उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। औपचारिक रिपोर्ट लिखना अध्ययन कौशल नहीं है। जो औपचारिक रिपोर्ट होता है वो कौशल नहीं है, यानी कि जो आपको ये एक फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट को अगर आप लिख रहे हैं या उतार रहे हैं तो आपका कौशल नहीं कहलाएगा, ठीक है। स्वेच्छा से दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना और उनकी सहायता ही सामाजिक, एक सेकंड, जैसे शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। औपचारिक जो रिपोर्ट लिखना कौशल नहीं है। जो एक रिपोर्ट लिखना होता है वो आपका स्किल नहीं है, वो सीधा एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको केवल लिखना है। स्वेच्छा से दूसरों के लिए अच्छा करना और उनकी सहायता करना ही सामाजिक उन्मुख व्यवहार कहलाता है, ठीक है। ये जो है समाज में दूसरों के लिए अच्छा करना या उनकी सहायता ही सामाजिक उन्मुख कहलाता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार को परोपकार के समानार्थी माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि बदले में किसी चीज की इच्छा किए बगैर दूसरों के कल्याण के लिए उनकी मदद करना। हालांकि परोपकार सामाजिक उन्मुख है ना, उन्मुख व्यवहार को उक्त समुच्चय बच्चों के सभी लोगों के प्रति किया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये तो आपको बन जाएगा, ठीक है।
कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत कार्य वातावरणीय कारक के परिणाम स्वरूप देखता है, ये हो जाएगा। बाल विकास पर सामुदायिक प्रभाव का परिवार, स्कूल, सहकर्मी, मीडिया सही क्रम है, ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए एक बालक होता है, ठीक है, तो बालक पर जो समुदाय है, समुदाय का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा? सबसे पहले तो परिवार का पड़ेगा, ठीक है, बच्चे का जन्म होगा, जन्म होने के पश्चात एक निश्चित आयु तक वो परिवार के बीच ही, है ना, वो जो है परिवार के अंतर्गत उसका विकास होगा। उसके बाद वो स्कूल जाएंगे, है ना, स्कूल जाने के पश्चात गुरु के संपर्क में आकर वो शिक्षा अर्जन करेंगे। साथ साथ वो जो सहकर्मी, ठीक है, उसके बाद सहकर्मी है या कार्य करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो बच्चे का विकास होगा। उसके पश्चात साथ साथ ही मीडिया, है ना, जो मीडिया है या सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, या समाज है उसके माध्यम से जो है उसका जो विकास होगा, ठीक है। तो ये सारे क्रम हमारे इस प्रकार से रहेंगे। और इकाई एक हमारा जो है शिक्षण अभिरुचि, यह आपका इस प्रकार से क्लास समाप्त हो रहा है। यहाँ से छोटा सा इकाई है शिक्षक की अभिरुचि। इसमें शिक्षक को मुख्य रूप से छात्रों के किसी एक पक्ष को न देखकर उनके सारे पक्षों को ध्यान देते हुए उनका विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। और उनका केवल ज्ञानात्मक विकास न करके उनका सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। छात्रों की रुचि के अनुसार उनको आगे बढ़ने के लिए दिया जाए, अगर स्वतंत्र वातावरण मिलेगा तो वो क्या वैज्ञानिक तरीके खोज पाएंगे, कुछ नया सोच कर पाएंगे, तर्क लगा पाएंगे और नई नई चीजों को वो खोज पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये सारा हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इकाई एक हमारा शिक्षण की अभिरुचि, ये आपका यहीं से समाप्त हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है।